मैं एनईडी में भी आया हूँ ना, तो वो सिर्फ एक चीज़ की बदौलत है, वो है कोरोना वायरस। केमिकल में मेरे मामू उन्होंने मना किया था, टेलीकम्युनिकेशन में मेरे चाचू हैं उन्होंने मना किया था, ठीक है, सिविल में मेरे अब्बा हैं उन्होंने मना किया था, और आईएम मुझे और मेरे अब्बा दोनों को समझ नहीं आया। सिविल का नाम सुन के जो हम सब सुनते हैं कि भाई मजदूर, हाँ, वो कॉमन परसेप्शन यही है कि भाई मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर बनोगे आप, ईंटें लगाओगे, सीमेंट मिक्स, ये सारे सीन होता है। अच्छा, पहले मैंने आर्टिकल लिखा, उसको मुझे बाद में मैसेज आया, क्या लिख दिया करम तुमने। मैंने कहा क्या मतलब, क्या मुझे बता दें आप मैंने क्या गलती की। नहीं बहुत अच्छा लिखा है तुमने। कोविड-19 में मैंने लिखा, कोविड-19 में मैंने शिट पोस्टिंग की, कोविड-19 में मैंने मीम्स बनाया, कोविड-19 ने जो मुझे ग्रूम किया है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कोविड-19 की वजह से मुझे एडमिशन मिला। इवन एनईडी में आई वाज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एज रफ्तार गाय, ये रफ्तार वाला बंदा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा, और आज की एपिसोड है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अब आप लोगों ने अपने आसपास किसी ना किसी बंदे को ये कहते हुए ज़रूर सुना हो कि यार सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं ना ये दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं। तो इसी मिथ को डीबंक करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करम। करम इज़ अ रीसेंट ग्रेजुएट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ करम हैज़ डन मल्टीपल इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी लाइफ। आप लोगों ने करम को रफ्तार की रील्स पे भी देखा होगा, क्योंकि इन्हें सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्ट्स और जर्नलिज्म साइड पे भी इंटरेस्ट है। इस पॉडकास्ट में हम करम से सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप और इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और इनकी एनईडी यूनिवर्सिटी की लाइफ की इंसाइट्स को डिस्कस करेंगे। आइए मिलते हैं करम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं यार बहुत बेहतरीन। एक एडजेक्टिव मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, बट खैर बेहतरीन कह सकते हैं। बेहतरीन क्यों? ग्रेजुएशन के बाद बेहतरीन क्या ग्रेजुएशन और जॉब के बीच में जो बेरोजगारी वाला पीरियड होता है ना वो बहुत बेहतरीन होता है। आप जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हो, आप मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहे होते हो। हाँ, मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहे होते हो, और आपको मिलता नहीं है तो आप इंस्टाग्राम के रील्स ढूंढ रहे होते हो, फिर आप उसको स्टोरी में लगाते हो। बस यही है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपको जो दूसरा टाइटल मिलता है वो क्या मिलता है? बेरोजगार ऑफिशियल बेरोजगार हो आप। हाँ, तो कुछ कर नहीं रहे हो ना। अभी वो कर रहा हूँ, हसल कर रहा हूँ ब्रो। हसल, यस, जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा हूँ ब्रो। तुम ये 9 to 5 जॉब्स में हो, मैं जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा हूँ। आपने मैट्रिक्स एस्केप कर लिया है। मैं मैट्रिक्स एस्केप करोगे पाकिस्तान में तो आप कहीं और चले जाओगे। और सुनाओ क्या चल रहा है अभी? या बस ग्रेजुएशन के बाद के जो मराइल होते हैं वो डिग्री निकलवाने, ट्रांसक्रिप्ट पे साइन करवाने, पीसी से थप्पा लगवाने, तो वो बस यही चल रहा है फ़िलहाल। सही। तो सिविल इंजीनियरिंग में तुमने ग्रेजुएशन करी, तो अगर मैं पूछूं कि भाई तुमने सिविल इंजीनियरिंग ली क्यों, वो बताओ। यार सिविल इंजीनियरिंग की स्टोरी ऐसी है कि मतलब पहले मेरे दिमाग में था नहीं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग लूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो लोग भी कराची में इंटर कर रहे होते हैं उनके दिमाग में होता है यार मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है। तो मेरे भी दिमाग में ये था कि मुझे यार कंप्यूटर साइंस लेना है, BCIT में जाऊंगा या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग उसमें जाऊंगा। मैंने जो अपनी तैयारी की थी एनईडी के एंट्री टेस्ट के लिए, तो मैंने उसी के हिसाब से की थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग मुझे मिली है ना, मैं एनईडी में भी आया हूँ ना, तो वो सिर्फ एक चीज़ की बदौलत है, वो है कोरोना वायरस। क्योंकि मुझसे पहले एनईडी में एक पॉलिसी होती थी, उसको कहते थे कि आप अगर आपने इंटर में 85% लिया है या आपने, तो आप फिर एनईडी में जाओगे। और अभी भी मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में ना ये वाला है कि अगर आप मतलब आपने अगर इंटर में 85% तो आप एनईडी में पक्के हो। क्यों? क्योंकि एनईडी का एनडी टेस्ट में ऐसा था कि एनडी टेस्ट का वेटेज था 10% या 5%, और बाकी आपका इंटरमीडिएट था। और मेरी इंटर में परसेंटेज आई थी फर्स्ट ईयर में 75, तो मैं तो था कि भाई एनईडी में तो हो नहीं सकता। तो मैं दूसरे पाथ पे जा रहा था, मैंने कहा चलो CA कर लेते हैं, CA है, ACF है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसमें चले जाएंगे। तो इंटर में क्या तुम्हारा वो होता है? प्री इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के तो मिल नहीं सकता ना एनईडी में। बाकी मैंने कहा यार अगर आपने पैसे खर्च करने तो आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, तो कुछ और कर लेते हैं। तो वो तक चला। फिर जब सेकेंड ईयर की बारी आई तो उसमें मैंने अच्छा मतलब मैंने बहुत पढ़ा। मैंने कहा सेकेंड ईयर में ये इतना करके कंपल्सेंट कर दूँगा, लेकिन पेपर्स ही नहीं हुए। और फिर बीच में ये हुआ कि एनईडी ने एक पॉलिसी निकाली कि 50-50 होगा, मतलब आपके 50% एंट्री टेस्ट, 50% एंट्री टेस्ट, 50% ये। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है मेरे पास। तो फिर मैंने एंट्री टेस्ट की बहुत बेहतरीन तैयारी की। कहाँ से? खुद घर से। तब तो क्वारंटाइन था ना, तो मैंने घर से सारी किताबें जो ECAT 1 ECAT 2 या अनीस हुसैन की बुक्स होती है, मैंने यूट्यूब पे चैनल्स थे इंडिया के कुछ, वो तैयारी करवा रहे होते हैं JEE की या फिर नीट की तैयारी करवा रहे होते हैं, तो मैंने वो देखना शुरू किए।
कुछ इंटरनेशनल चैनल्स भी थे, तो वो मैंने देखे। तो मैं घर पे तैयारी करना स्टार्ट कर दी। मैं तकरीबन मार्च से नहीं, मई जून जुलाई मैंने तैयारी की। अगस्त में मेरा टेस्ट था, तो मैंने वो घर पे तैयारी की। तो अच्छा, मुझे जाना था कंप्यूटर साइंस में, जैसे मैंने पहले बताया। तो मैंने इंटर में स्कोर किया था 75, ठीक है, और मेरे एनडी टेस्ट में स्कोर आया 81 82। तो कंप्यूटर साइंस तो मिल नहीं रहा था मुझे, क्योंकि वो 77 78 पे क्लोज हो रहा था मेरा मेरिट नंबर, जो परसेंटेज था। और इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा ऊपर पे ख़त्म हो गया था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ख़त्म हो गया था। तो मेरे पास चॉइसेस थी IM, सिविल, केमिकल, टेलीकम्युनिकेशन। केमिकल में मेरे मामू, उन्होंने मना किया था। टेलीकम्युनिकेशन में मेरे चाचू हैं, उन्होंने मना किया था, ठीक है। सिविल में मेरे अब्बा हैं, उन्होंने मना किया था। और IM मुझे और मेरे अब्बा दोनों को समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा यार सिविल ले लेते हैं, क्योंकि सिविल में बैकग्राउंड है ख़ानदान में। मैंने बचपन से क्योंकि मेरे अब्बा सिविल इंजीनियर हैं, मेरे अब्बा सिविल इंजीनियर हैं, मेरे नाना सिविल इंजीनियर थे, मेरे चाचू सिविल इंजीनियर हैं, मेरे मामू सिविल इंजीनियर हैं। और तो सिविल इंजीनियरिंग का खासा बैकग्राउंड है हमारे ख़ानदान में। तो मैंने कहा सिविल इंजीनियरिंग चूज़ कर लेता हूँ मैं, क्या होगा, ज़्यादातर मैं सिविल ही करवा लूँगा। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने जब 3.8 मेरी GPA आई, तो तब तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, वो अभी तक दोस्त हैं मेरे। तो मैंने कहा कि यार दोस्ती तो चेंज नहीं कर सकते तो मैंने COD नहीं करवाई। मैंने कहा यार अब सिविल में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने मतलब सिविल मुझे मजबूरी में लेनी पड़ी, लेकिन फिर इट्स अ गुड फील्ड। सही। तो अच्छा, एक सबसे पहले हम बारी बारी जो तुमने बात डिस्कस करी ना, पहली चीज़ ये कि तुमने एंट्री टेस्ट की तैयारी घर पे की। अब जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, वो अच्छा, जैसे NED के बारे में एक परसेप्शन है इसका एंट्री टेस्ट के लिए आपको, क्योंकि तुमने घर पे तैयारी करी और तुम्हारे नंबर्स भी अच्छे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो? मैं कहता हूँ आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करो, आप घर पे देखो। NED का टेस्ट भी उस पर होता है, कैलकुलेटर पे टेस्ट होता है, ठीक है। मेहरान में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और नस्ट में मेरे ख्याल से कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप जैसे वो सब के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, नस्ट के लिए आप ज्वाइन करो, क्योंकि आपको ना ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होती है कि आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करो। लेकिन NED में जब आपको कैलकुलेटर अलाउड है, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, तो आप खुद करो यार। तो तुमने जब टेस्ट दिया था उस वक्त भी कंप्यूटराइज टेस्ट? हाँ, मेरे दौर में स्टार्ट हुआ है। सही। मैं पहला वो बैच था जिसके दौर में कंप्यूटराइज टेस्ट हुआ। तो फॉर ऑल दोस्त जो देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनको तुम कैसे, मतलब सिंपल मुझे बताओ कि NED के टेस्ट का पैटर्न होता है क्या? यार टेस्ट का पैटर्न ये होता है वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, और एक और होता है आपका फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री। अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया तो कंप्यूटर और बचा क्या? इंग्लिश हो गया। इंग्लिश हो गया भाई, इतना ही होता है। 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का होते हैं, 20 मार्क्स, तो 40 में ना 5 होंगे ना। 25 मार्क्स का एक होता है। हाँ, 25 मार्क्स का बस। तो हाँ, बस यही होता है। तो ये होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आते हैं, तो कभी ये नहीं होता मतलब सेकंड ईयर के ज़्यादा आ गए, फर्स्ट ईयर के मतलब वो वेटेज है नहीं वैसे। और अब से जो कंप्यूटराइज टेस्ट हुआ उसमें सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो कैसे उन्होंने प्रोग्राम तो करे ना सॉफ्टवेयर। तो वो उस पे टोटली 100% सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रैंडम है वो। और अब 5-6 सेट बनाए होंगे बेसिकली, तो वो शफल होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे बराबर में कोई बंदा टेस्ट दे रहा है, तो उसके चेंज होंगे, मेरे चेंज होंगे। तो और अब कंप्यूटराइज टेस्ट ही होता है ना, कंप्यूटराइज टेस्ट। और जब तुमने टेस्ट दिया था तो उसमें राउंड 1 ही हुआ था, या क्योंकि अब राउंड नहीं, तब राउंड 1 ही था। सही। उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट हुआ। अब राउंड 2 होता है। हाँ। सही। अब 2 टेस्ट होते हैं, कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं। और मेनली अब टेस्ट कब आते हैं, जैसे टेस्ट की डेट्स कब आती हैं? सितंबर में आती हैं। नहीं, एक होता है आपका जुलाई से पहले, और एक होता है आपका सितंबर में या अगस्त में। सही। ये डेट्स होती हैं। पहले एक ही होता था, तब मैंने अगस्त में दिया था। तो ये वाला सीन था। और अब क्राइटेरिया भी आई गैस इन्होंने ये कर दिया है कि आप फर्स्ट ईयर की उस पर देते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आता। 50% फर्स्ट ईयर, 50% वो भी 2020 से स्टार्ट हुआ था। हाँ, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है ना, सितंबर में आता है वो। हाँ, तो इनके एडमिशंस लेट हो जाते हैं। सही। तो ये टेस्ट वाली बात तो क्लियर हो गई कि जिसको टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है। और अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे चैनल है यार। मतलब मैं एक बंदा बता देता हूँ, मैंने इंडिया के बहुत सारे चैनल देखे थे। गजेंद्र पुरोहित एक नाम है बंदे का, उससे मैंने मैथ्स पढ़ी, ठीक है। फिजिक्स मैंने पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर एक नाम है, मतलब उसका नाम ऐसे है, लेकिन उसने सारे फिजिक्स वाला पूरा पोर्शन था उसने कवर किया हुआ है, वो है। अब तो 2020 के बाद कुछ ऐसे भी चैनल्स आ गए हैं जिन्होंने स्पेसिफाइड NED के टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है।
तो मतलब मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है जो अपने पैसे दे रहा है और ये कोचिंग नहीं, इसमें अच्छा डिपेंड ये करता है कि किसी किसी से घर पे पढ़ा भी नहीं जाता ना, जैसे फॉर हाँ, वो जैसे एग्जांपल वो होता है कि यार आपके पास ना एक माहौल बन जाता है जिसमें आप कंपेटिटिव माहौल होता है आपका कि आप उसमें जाके आप ये कर रहे हो। सही है। और अच्छा, फिर टेस्ट वाली चीज़ हो गई तुम्हारी, तुम्हें कंप्यूटर एनईडी में ज़्यादातर हमने तो रुझान देखो ये होता है कि भाई सबसे पहले सब सीएस की तरफ भागते हैं या एससी की तरफ भागते हैं या बीसीआईडी की तरफ भागते तो हैं। मुझे ये बताओ, देखो एक कन्फ्यूजन ये होती है क्योंकि इंटरमीडिएट पे जो बच्चे होते हैं ना उन्हें इतना तो पता नहीं होता, बस सीएस का भी नाम सुना हुआ होता है तो वो बोलते हैं कि यार सीएस सब कर रहे हैं ना सीएस। हाँ, सब सीएस आईटी बूम है हमारे कंट्री में। तो मुझे ये बताओ कि भाई देखो मैंने सीएस, अब सीएस तो क्लोज 200 बच्चों को मिलेगी मुश्किल से जितना मेरिट है। हाँ, अब हर किसी को तो नहीं मिल सकती। 200-250 पे खत्म हो जाती है जो भी कंप्यूटर फील्ड्स होती हैं। जैसे अभी 80% मतलब 80% जो आपके ना परसेंटेज उससे ऊपर सारी फील्ड्स खत्म हो गई हैं। सही, सॉफ्टवेयर, सीएस, बीसीआईटी सारी खत्म हो जाती हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुना कि भाई सीएस का स्कोप है, आईटी का स्कोप है, मैं आ गया एनआईडी में, मेरा टेस्ट वगैरह क्लियर है, लेकिन मेरा मेरिट नहीं बना कि भाई मुझे सीएस मिल जाए। अब मेरे पास है सिविल। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि यार, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है सिविल का नाम सुन के जो हम सब सुनते हैं कि भाई मजदूर, हाँ, वो कॉमन परसेप्शन यही है कि भाई मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर बनोगे आप, ईंटें लगाओगे, सीमेंट मिक्स, ये सारे सीन होते हैं। जैसे वो नहीं होता है कि भाई आपने सिविल इंजीनियर क्या आप रोड बनाओगे या ब्रिज बनाओगे। तो मैंने अब देखो, मैंने एनईडी में टेस्ट दे दिया, मेरे सीएस में एडमिशन नहीं हुआ, सपोज हम लेके चल। अब मेरे सामने सिविल इंजीनियरिंग, सही है। अब आप मुझे बताओ कि सिविल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते क्या हो एक्चुअली। एक तो परसेप्शन ये कि भाई ये मजदूर हैं और आप रोड वगैरह, एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ते हो? यार एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग में मैं बताता हूँ, उसमें पहले दौर में ये होता था कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर पे जा रहा है, उसका रुझान जो जा रहा है सॉफ्टवेयर पे। जैसे आपके बिम के सॉफ्टवेयर्स आ गए, ट्रांसपोर्टेशन के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो अब बेसिकली अच्छा, हमें पाइथन भी पढ़ाते हैं, ठीक है, हमें कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाते हैं सिविल में, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, जो कॉमन परसेप्शन इस वजह से क्योंकि आप जाते हो और देखते हो कि यार जो सारा रोड बना रहे हैं या जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो सारे मजदूर बना रहे हैं। तो उसमें दो चीज़ें हैं, या एक होता है कि आप इंजीनियर और एक होता है लेबर। लेबर हर जगह होता है। जैसे अगर मैं आपको कंप्यूटर साइंस, आप किसमें हो, उसमें हो ना आप, मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन मैं बोलूँगा यार एक बंदा मास कम्युनिकेशन करता है तो वो स्पॉट दादा बनता है, बस कैमरा ठीक करेगा, माइक ठीक करेगा, तो वो उसका पार्ट होता है, वो इस जॉब का पार्ट है। तो ऐसी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब में ना दो चीज़ें होती हैं, एक आप मजदूर इंजीनियर सिविल इंजीनियर नहीं होता, वो आपको हेल्पर होता है, ठीक है। तो आप जो इंजीनियर बनते हो ना, तो आप इंजीनियरिंग जो पढ़ते हो, आप जाके देखते हो कि यार वो जो बंदा काम कर रहा है ना, उसको मैं ये काम दूंगा, ये मैंने एक ड्राइंग बनाई, मैंने जाके ड्राइंग, वो सही ड्राइंग बन रही है नहीं बन रही, ड्राइंग बनाना मेरा काम है। मैं एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसके डिज़ाइन के कोड्स मेरे हैं। तो जब मैंने वो डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो वो डिज़ाइन उस हिसाब से हो रहा है, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो मेरा काम है डिज़ाइन करना। ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं जाऊँ तो रोड की जो थिकनेस है वो निकालना मेरा काम है, उसको एग्जीक्यूट करना वो मजदूर का काम है, ठीक है। तो ये वाला सारा पार्ट होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में मैं बताता हूँ आप क्या पढ़ रहे होते हो। सिविल इंजीनियरिंग यार एक बहुत ब्रॉड एक फील्ड है, ठीक है। इतनी ब्रॉड है कि एनडी में इसके दो आपके स्पेशलाइजेशन हो रही होती हैं, एक कंस्ट्रक्शन और एक होता है आपका अर्बन में आपका ये जो सिटी टाउन प्लानिंग वाला सारा पार्ट आ जाता है, जैसे सीवेज सिस्टम हो गया या आपके नाली और ये जो वाटर बोर्ड का है, तो ये सारा अर्बन में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन बेस्ड, जैसे बिल्डिंग के अंदर जैसे स्काई फोल्डिंग हो गया, तो वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के वो कंस्ट्रक्शन में आ जाती है। और सिविल इंजीनियरिंग में हमें सबका पढ़ाते हैं। अब सिविल में अगर वाटर है, ठीक है, वाटर हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, सॉइल जियो टेक्निकल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और एक आपका बेसिकली होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये 5 मेजर टर्म्स हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो ये पढ़ते हम लोग। तो जो तुमने अभी अर्बन की बात करी और कंस्ट्रक्शन की, ये अलग सिविल डिपार्टमेंट के अंडर ही आती हैं। अर्बन सिविल डिपार्टमेंट के अंडर कह सकते हैं कि इन सब का डीन एक है, लेकिन डिग्री अलग अलग है। ये मिलेगी डिग्री सबको सिविल की डिग्री मिलेगी, सबको सिविल की डिग्री मिलेगी। लेकिन जैसे फॉर सपोज मुझे जो डिग्री मिलेगी उस पर सिर्फ सिविल लिखा होगा, सही है। कंस्ट्रक्शन वालों को जो डिग्री मिलेगी उसके सिविल और फिर ब्रैकेट में लिखा होगा कंस्ट्रक्शन, सही है। अर्बन वालों को जो मिलेगी उस पर लिखा होगा सिविल अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपके पास चूज करने का ऑप्शन होता है कि भाई अगर कब स्पेशलाइजेशन का
कि जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग ले ली? वो तो आप जब जाते हो और आपको फील्ड चूज करनी होती है, अच्छा, तो आप उस वक्त आप फील्ड चूज करते हो, यार मुझे अर्बन में जाना है, मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है, मुझे सिविल में जाना है। समझ गया। मतलब आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें ही ऑप्शन आता है ना कि भाई सिविल अर्बन। जब आप फील्ड चूज करने जाते हो आप उनको बता दो यार मुझे अर्बन में जाना है बस। सही है। अच्छा, आप सिविल में पढ़ते तो ये हैं, आप मुझे ये बताओ कि भाई इस चीज़ का, इस डिग्री का स्कोप क्या है पाकिस्तान में भी, और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तब भी? यार इसका अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि इंटरनेशनल इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में अब सिविल एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा ना गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के होते हैं, वर्क्स एंड प्लानिंग डिवीजन वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं वो भी अगर तुम कोई एक प्रोजेक्ट उठाओगे वो भी कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट्स के साथ इन्फ्लुएंस होगा उसका, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान में बेसिकली जो ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स हैं ना वो बहुत पुराने सिविल इंजीनियर्स, लाइक जो अपने फील्ड के सबसे बेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। तो नए लोग के आने का ना वो जो बात है वो बहुत नैरो है। तो इस वजह से कहते हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में हमें जॉब नहीं मिल रही है, जी नहीं मिल रहा। तो एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि उसका एक फ़ायदा ये है कि वो जो बुढ़े बाबे बैठे हुए ना ऊपर, उनको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। हाँ, सही बात। अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर चलाना स्टार्ट कर दें ना, जैसे जीआई, कोई एक बंदा जीआईएस में एक्सपर्ट हो जाए, बिम में एक्सपर्ट हो जाए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, सिविल 3D होता है, ठीक है, उसमें वो बंदा एक्सपर्ट हो जाए, तो वो ऊपर वाले कहते हैं यार ये बंदा हमें चाहिए, हमारा काम तो बहुत आसान कर रही है, तो फिर वो आपको ले लेंगे। तो आप अपनी नीश बनाओ तब आपको लेंगे वो। सिविल इंजीनियरिंग अब ऐसे उसमें ट्रांसफ़र होता जा रहा है ये सिविल इंजीनियरिंग। समझ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने इंटर्नशिप की थी नेस्पार्क में। तो जिस बंदे के मैं अंडर था ना, वो बंदा, मैं स्ट्रक्चर डिवीजन में था, तो उस बंदे को स्ट्रक्चर के सारे सॉफ्टवेयर तो आते थे, ठीक है। उसको एक और सॉफ्टवेयर आता था, उसको कहते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिम। वो बंदा क्या करता था, वो नेस्पार्क में तो है, ठीक है, नेस्पार्क में जैसे उसको मिल रही है सैलरी कोई 60,000 70,000 उसको मिल रही है, वो बंदा फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाता था बिम के, उसको वो 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो बिम इज़ दी फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली। मतलब आपने अगर बिम चलाना सीख लिया, बिम भी एक फील्ड है, बिम के अंदर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे रिविट है, आपका नेविस वर्क है, तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। मतलब अगर आपने इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली तो आप फ्रीलांस लेवल पे भी इसको फ्रीलांस लेवल पे आप कर सकते हो। सही है। सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर चीज़ें फ्रीलांस पे भी हो रही होती हैं। जैसे एक और मैंने चीज़ मैं मिस कर गया सिविल इंजीनियरिंग में, वो होती है कॉस्ट एस्टिमेशन। अब आपको कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत अच्छी आती है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको वो भी आ जाए और आप MS प्रोजेक्ट चला रहे हो या प्राइमवेरा आप चला रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होते हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं, आपको हायर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि यार ये बंदा है हुसैन है, उसको कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत अच्छी आती है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, यार इसकी ना कॉस्ट एस्टिमेशन कर दो। आपने कर दिया, आपको एक प्रोजेक्ट के लाख मिल गए। क्या था, बस एक हफ्ता आपने घर की कॉस्ट एस्टिमेट निकाली कि भाई इस घर में कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट आएगा, क्या क्या सारी चीज़ें, हो गया, आपको मिल गए पैसे। तो ये अब ये कोई देख रहा हो ये ना बोले ये एस्टिमेशन तो मैं भी लगा सकता हूँ, घर में कितना खर्चा लगेगा। नहीं भाई, इसकी एक प्रॉपर हमने 6 महीने पढ़ा है, एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन भी इजी है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन। लाइक आपको ना, क्योंकि इसमें एक और चीज़ होती है कि जब आप जैसे फॉर सपोज मैं हूँ एक इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो, हम दोनों की इंजीनियरिंग की एक फर्म है, ठीक है। एक तीसरा बंदा प्रोजेक्ट बना रहा है, उसने क्या किया, वो हमसे बुलवाते हैं टेंडर में आप बनाते हो ये सारी कॉस्ट एस्टिमेट करते हो कि यार ये प्रोजेक्ट में इतने में करूँगा, पैसे लगेंगे, और तुम भी बताओगे यार प्रोजेक्ट में इतने में करूँगा, तो जिसका सबसे कम हुआ उसको प्रोजेक्ट मिलता है। सही है। तो आपको बहुत माइन्यूट कंसाइज और देखना पड़ता है कि यार यहाँ से, अच्छा आपको अपना फ़ायदा भी निकलवाना है, तो कंपनी इस वजह से कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए अलग से एक एस्टिमेटर मंगवाती हैं, बुलवाती हैं, उनके पास एक होता है एस्टिमेटर जो पूरा ये एस्टिमेट कर रहा होता है, लेकिन वो अलग से मंगवाती हैं ताकि आइडिया, हाँ मतलब वैसे उनकी कंपनी में होता भी है, लेकिन अगर आप बहुत छोटी कंपनी हो तो आप हायर कर लेते हो किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे। सही। अच्छा, तुम्हारा NED में एडमिशन हो गया सिविल में, तुम्हें लेनी कंप्यूटर साइंस थी, तो ऐसा होता है कि हमने ऐसा मीम्स में ही सुना है कि जब आपका NED में एडमिशन हो जाता है आप फ्लैक्स करते हो खानदान में आगे कि भाई NED में एडमिशन हो गया। हाँ, फ्लैक्स हो यार, फ्लैक्स अभी तक है, फ्लैक्स है अभी भी। मैं जैसे मैं क्लास में हूँ, ठीक है, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से, मैंने कहा मैंने सिविल इंजीनियरिंग NED से की। NED से? आप तो यार बहुत अपने ज़माने के, तो आप टॉपर होंगे, ये वो तो होता है।
कराची में है, ऐसा है। इंटर में भी अगर आप कॉलेजेस में जाओ तो उनका होगा यार मुझे एनईडी जाना है, तो एक सेट है, स्टैंडर्ड सेट है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे आप बोलो कि यार एनईडी का मेरिट देखो कितना लो गिर रहा है, एनईडी में तो ये, एनईडी में वो, लेकिन एक परसेप्शन है तो वो तो है। सही। और तुम्हारा एनईडी में एडमिशन जब हो गया, देन मुझे बताओ उसके बाद की जर्नी थोड़ी बताओ, एनईडी के कल्चर के बारे में बताओ, एनईडी की कोई मुझे इंसाइट्स दो, जो फ्रेशी, एज अ फ्रेशी तुमने क्या ऑब्जर्व किया एनईडी में? अच्छा यार, एज अ फ्रेश ही मैं बता रहा हूँ मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, ठीक है, मैंने कॉमिक्स कॉलेज से अपना सेकेंड ईयर किया था, तो प्राइवेट कॉलेज, को एजुकेशन, ठीक है। तो मैं जब एनईडी में गया तो को एजुकेशन है एनईडी में, ऐसी बात नहीं है को एजुकेशन नहीं है एनईडी में, लेकिन जो मेरी क्लास थी ना उसमें कोई भी लड़की नहीं थी और सारे लड़के थे। तो मैंने कहा यार ये तो एक बहुत शिफ्ट है एक, कि मैं को एजुकेशन में तो मैं हूँ ही नहीं। अच्छा, उसका एक दूसरा भी पहलू ये था कि मेरा एक दूर का कज़न उसने मेहरान से इंजीनियरिंग की हुई है, तो जब मैं स्कूल में था और कॉलेज में था तो वो यूनिवर्सिटी में था, और वो बहुत इसमें इन था सोसाइटीज़ में और ये सारी चीज़ें, मतलब वो अपनी सोसाइटी में प्रेसिडेंट बना। तो मैं उसको देखता था, मैंने कहा जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा ना मैं इस वाले पाथ पे जाऊँगा कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे। सही। तो उस वक्त जब मैंने एनईडी में एडमिशन, अच्छा एक और चीज़ ये कि एनईडी में जब एडमिशन लेते हो ना तो एनईडी के कुछ एडमिशन सेल बने हुए हैं, जैसे कुछ सोसाइटीज़ बनाती हैं, एनएसए का एडमिशन सेल है, टीएनएफ का एडमिशन सेल है, तो मैंने एनएसए का ज्वाइन किया हुआ था। तो इसमें होता क्या है? उसमें वो गाइड करते हैं, जैसे मैं और मेरे साथ 10-12 लोगों की टीम है, तो आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करो, उसमें आपको जो भी मसले हैं वो मॉक टेस्ट रखवाते हैं, वो ऐसे ग्रैंड टेस्ट रखवाते हैं, सेमिनार्स रखवाते हैं, वो वेबिनार्स रखवाते हैं, वो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो एक पार्ट ये भी था कि वो मुझे बहुत उसने हेल्प की, तो जो भी नए बच्चे हैं वो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जिनमें वो उनको हेल्पफुल। तो एनएसए मुझे दिमाग में था, तो मैंने कहा यार उसमें सोसाइटीज़ में तो जाऊँगा मैं, तो पहले ही हफ्ते आ गया उनका रिक्रूटमेंट का फॉर्म, तो मैंने वो फिल कर दिया। तो ऐसे में सोसाइटीज़ में इन हो गया। फिर मैंने कहा कि ये सोसाइटी मेरा एस्केप जोन होगा। वो फिर ऐसा हो गया कि मेरी पढ़ाई एस्केप जोन हो गई, सोसाइटी मेरा वो मेजर पार्ट बन गया एनईडी का। तो डू यू थिंक कि एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट, व्हाट इज़ योर टेक ऑन कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर में यूनिवर्सिटी लाइफ में पार्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्योंकि देयर इज़ अ परसेप्शन कि भाई अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेते हो सोसाइटीज़ वगैरह में तो उससे आपकी एकेडमिक्स पे फ़र्क पड़ता है। यार ये कह सकते हैं, कह भी नहीं सकते। मैं अगर इसको ऐसे करूं कि यार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सोसाइटी ज्वाइन करने से पहले उनके ग्रेड्स गिर गए थे, सोसाइटी ज्वाइन किया ग्रेड्स बढ़ गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी की वजह से वो बहुत उनके ग्रेड्स गिर गए। तो आप बैलेंस करके चलो। सही। मैं ये कहता हूँ कि सोसाइटी को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का पार्ट बनाओ, यूनिवर्सिटी लाइफ ना बनाओ, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ का पार्ट बनाओगे तो फिर आप सही हो, लेकिन अगर आप उसको यूनिवर्सिटी बना दो कि बस मेरी ज़िंदगी है यही, ठीक है, पढ़ाई गई भाड़ में, मेरे बैकलॉग्स आ रहे हैं, 5 बैकलॉग लगे हुए हैं, मेरा एक्स्ट्रा साल लग गया, लेकिन मैं भाई एक सोसाइटी में हूँ, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। तो सोसाइटी ज्वाइन करें अगर आपको स्किल्स बनानी है, क्योंकि 4 साल आप ना इंजीनियरिंग अगर आप देखो तो बहुत एक ड्राई फील्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला आपके, ये थ्योरी वो थ्योरी, और इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं आपकी, तो आप तंग आ जाते हो यार। आप मतलब मैं सोचता हूँ ऐसे बच्चे, मेरी क्लास में बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कभी सोसाइटी ज्वाइन नहीं की, ठीक है, मैं उनको ये सोचता था कि यार ये घर जाते करते क्या होंगे, इनकी लाइफ क्या होगी। वो आते थे क्लास में, क्लास लेते थे, घर चले जाते थे, ठीक है। तो आपकी कोई मेमोरी नहीं है, कोई मेमोरी, आपकी कैंपस लाइफ की कोई मेमोरी नहीं है, आपने क्या किया ज़िंदगी में। अगर आपको कोई पूछे कि यार आपने 4 साल में क्या किया है, तो आप क्या करोगे? मैंने पढ़ाई की है, मेरे मिड टर्म में इतने मार्क्स आए थे, मैंने फाइनल में इतने मार्क्स आए थे। तो सही है यार, बैलेंस करके चलें, बैलेंस करके ही चलें। क्योंकि मेरा टेक ऑन भी इस पे यही है कि भाई एक तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो तुमने बोला टफ है, बहुत टफ और है। क्योंकि ये आपका जो कैंपस, क्योंकि लास्ट आपके 4 साल होते हैं जो आप प्रोफेशनल मतलब एजुकेशनल में आप जो मतलब आपको एज सच कोई जिम्मेदारी नहीं होती ग्रेजुएशन से पहले, तो ये आपके पास लास्ट 4 साल होते हैं जिनमें आप एकेडमिक्स के साथ साथ आप कुछ मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। मेमोरी, दूसरा आप कनेक्शंस बनाते हो, नेटवर्क बनाते हो। बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग अगर ये कहते हैं ना यार मैंने तो 4 साल पढ़ा, मेरी 3.7 GPA आई, या मुझे जॉब नहीं मिल रही, और एक दूसरा बंदा है वो 3 पे जॉब लेके चला गया, क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शंस थे, वो जानता था लोगों को, ठीक है। एक उसका बंदा सीनियर, वो किसी फील्ड में था, उसने कहा कि यार मेरी CV यहाँ पे घुमा दो, उसने घुमा दी,
हो गया काम उसका। तो आजकल आप जॉब मेरिट पे तो लेते हो, देखो 3 वाली जीपीए की भी मेरिट थी, ठीक है, लेकिन आप कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हो अपने लिए, आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ में जाते हो। तो जितने मैंने कनेक्शंस बनाए हैं, जितने मैंने नेटवर्किंग की अपनी, तो मुझे वो ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये चीज़ मैंने, क्योंकि हम देखते हैं ना कि सोसाइटीज़ में ऐसा, अगर मैं एनईडी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, एनईडी सोसाइटीज़ के जो सोसाइटीज़ के थ्रू एनईडियंस आपस में बहुत कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे आपकी सोसाइटी में कोई हर डिपार्टमेंट का बच्चा होगा, सही, और वो आपस में कनेक्टेड है, तो ये आपको ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। हाँ, आपको पता होता है कि यार ये फील्ड ऐसी है, ये फील्ड ऐसी है, यहाँ ये ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। केयू मेरे ख्याल से ऐसा होता है, नहीं होता? होता है भाई, क्या होता है? हाँ, तो सोसाइटीज में होता है फौरन केयू पे हमला। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ मैं यार, केयू बहुत बड़ी है। हाँ होता है, लेकिन केयू में तो ये होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग यार देखो केयू में सोसाइटीज हैं, लेकिन पता है क्या, देखो एनईडी जो है ना, केयू बड़ी बहुत है, बहुत बड़ी है, आपको पता है, पूरा शहर है, जो जिला है, केयू एक जिला है, जिला केयू हो सकता है, सही हो सकता है। अब केयू में मसला पता है क्या, आपने केयू में एक बंदे को देखा ना, आप उसे चांसेस आर कि आप उसे ज़िंदगी में शायद दोबारा देखो, अगर वो आपकी वो सिमिलैरिटी है कि चलो अगर वो डिपार्टमेंट में पढ़ता है तो आप देख लो। फॉर एग्जांपल एक बंदा जा रहा है, आपने उसको देखा सिर्फ, चांसेस आर वेरी लो कि आप उसे दोबारा देखो, एज कम्पेयर टू एनईडी। हम एनईडी में बैठे हुए, उस दिन हम बैठे हुए, हमने कितने लोगों को देखा, हालांकि मुझे पता भी नहीं था वो लोग आ रहे हैं। हाँ, अब देखो तुम लोग का क्या है कि यार वो बंदा जा रहा है, अच्छा इधर आओ, तो तुम लोग की जो लोकेशन है ना वो आपस में इतनी कनेक्टेड है कि तुम लोग एक दूसरे को, केयू में ये नहीं है, केयू में ये है भाई मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट एक जगह है ना, तो उससे आगे अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट केयूबीएस में जाओ तो केयूबीएस दूर बहुत है, ये मसला है केयू में। लेकिन सोसाइटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, सोसाइटीज़ में जो लोग हैं ना वो आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे सोसाइटीज़ का कोई फंक्शन होगा तो वो आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन ये वाला चीज़ नहीं है जो मैंने एनईडी में देखी थी कि भाई आप जा रहे हो इधर, कौन से डिपार्टमेंट बहुत है, मतलब मैं कहीं से जा रहा हूँ, मुझे कोई बंदा दिख जाए, मैं उसके साथ चला जाऊँगा कहीं पे, हम किसी कैंटीन में बैठ गए, वहाँ तीसरा बंदा मिल गया, वो भी आ गया, बैठ गया हमारे साथ। तो ये सोसाइटीज़ में आप कनेक्शन बनाते हो, आप लोग जानते हैं आपको। एक बहुत अच्छी ये बात होती है कि यार ये मुझे पहचानते हैं लोग, 4 लोग मुझे एनईडी में पहचानते हैं, मेरी इस क्लास के बाहर के लोग। हाँ, तो ये है। उसके अलावा तुमने अपनी, जैसे अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से, कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैंने एक डिग्री तो चूज़ कर ली है, मैं आ गया हूँ सिविल पढ़ने, अगर मुझे इंटर्नशिप्स करनी होंगी तो किन किन जगहों पे मैं इंटर्नशिप्स कर सकता हूँ? यार एनईडी की ना एक बहुत अच्छी बात ये है कि एनईडी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है ना वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो बहुत ज़्यादा बेहतर भी है। तो हमारे पास पूरा एक मैनेजमेंट सिक्स है इंटर्नशिप का, कि फॉर सपोज इंटर्नशिप 2 तरह की होती हैं, एक होती है मेरिट इंटर्नशिप और एक होती है सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में ये होता है जैसे नेपोटिज्म का कार्ड जो मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है, मेरे अब्बू सिविल इंजीनियर है, उन्होंने मुझे लगवा दी कहीं पे भी। लेकिन एक होता है मेरिट बेस्ड ये होता है, हमारे पास पोर्टल है एनईडी का, उस पर हर सेमेस्टर ब्रेक में इंटर्नशिप्स आती हैं, लिस्ट होती हैं, आप उसमें अप्लाई करो, ठीक है। फॉर सपोज 10 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, उनके आए कि 10 लोग आए, 10 लोगों ने अप्लाई किया, आपका मेरिट नंबर बनता है वहाँ पे, तो आपको मिल जाएगी। और इसका सबसे अच्छा इसमें लोग कहेंगे यार मेरा मेरिट नंबर तो बहुत कम है, तो मैं कैसे लूँगा इंटर्नशिप। उसका एक ये है कि ये भी बहुत अच्छी बात है एनईडी की, अगर आपने एक बार मेरिट इंटर्नशिप कर ली ना, आपको दूसरी बार ऑफर नहीं होगी। अच्छा, सही है, ताकि और लोग, हाँ, ताकि और लोगों को भी मौका मिले। तो जो लोग मेरे पास आते हैं, करम भाई हमारा मेरिट नंबर नीचे है, हम कैसे इंटर्नशिप लें, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार वेट करो, वेट ऐसे करो कि पहले जो इंटर्नशिप आएगी ना, जैसे रमज़ान ब्रेक में आती है और सेमेस्टर ब्रेक में आती है, हमारा रमज़ान ऑफ होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ रमज़ान ब्रेक में ना वेट करो, रमज़ान में अल्लाह की इबादत करो, ठीक है, रमज़ान में सारे जो पहले से 50 के लोग हैं ना, ये इंटर्नशिप कर लेंगे, ठीक है। और यही कंपनीज फिर सेमेस्टर ब्रेक में भी इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, तो जब वो सेमेस्टर ब्रेक में इंटर्नशिप ऑफर करेगी ना, तब अप्लाई कर लो। सही, मतलब एनईडी के पोर्टल पे इंटर्नशिप्स आती है। कंपनीज जो हैं वो, मतलब कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली एनईडी के साथ लिंक होती है, DIL जो हमारे पास है लाइसेंस का, वो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो डिग्री में ऐसा है कि तुम्हारी डिग्री में आपको कितनी इंटर्नशिप्स करना मैंडेटरी है? 8 हफ्ते 8 हफ्ते मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब अगर 8 हफ्ते आपने एक इंटर्नशिप भी करी है, हाँ, 8 हफ्ते आपने एक की है, 8 हफ्ते आप मतलब 2-2 हफ्ते करके आपने 4 की हैं, वो भी सही है। तो लेकिन आपने 8 हफ्ते करनी है तो आपको डिग्री मिलेगी, मतलब ये रिक्वायरमेंट है हमारी। तो तुमने कहाँ इंटर्नशिप्स करी? मैंने 2 जगह की इंटर्नशिप, एक नेस्पार्क में की है 2022 में, और पिछले साल मैंने की थी EA में।
ये में क्या हुआ, ये की ऑफिस है यहाँ पे DHA फेज़ 7 में, तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मतलब जितना मैंने में सीखा है ना, उसके बाद के सेमेस्टर में जो मेरी GPA बहुत बूस्ट हुई उसकी वजह से, वो जो मैंने वहाँ पे फील्ड वर्क सीखा है। तो अच्छा, एक और चीज़ ये है कि सिविल इंजीनियरिंग की जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो 2 बेस्ड होती हैं। एक होती है आपका ऑफिस बेस्ड और एक होता है आपका साइट बेस्ड। जिसको साइट की नॉलेज चाहिए, साइट का एक्सपीरियंस चाहिए, उसको वो साइट बेस्ड जाता है। और मुझे ऑफिस बेस्ड काम का ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैंने ऑफिस बेस्ड काम उस पर किया। सही है, मतलब इसमें आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हाँ, कुछ जैसे पैरागॉन कंपनी है, पैरागॉन ज़्यादातर साइट बेस्ड होती है। पैरागॉन का EMR पे काम चल रहा होता है। जो जैसे मैं जब में था तो मेरे जो कोलीग्स थे वो पैरागॉन में थे, तो पैरागॉन वाले वो साइट पे लेके जाते थे। साइट पे उनका सारा काम, उनका वो बिल्डिंग देखना, वो कॉस्ट एस्टिमेशन, वो सारा साइट पे काम हो रहा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो डिज़ाइनिंग का काम हो रहा होता है वो डिज़ाइन ऑफिस में होता है। डिज़ाइन ऑफिस बेसिकली ऑफिस बेस है। तो ये में जाने और आने मेरे तकरीबन 2 घंटे लगते थे, क्योंकि मैं रहता हूँ FB एरिया में। यहाँ से मैं एक चिंची करता था आयशा मंजिल तक, आयशा मंजिल से मैं 4L 4Q पे जाता था नुमाइश तक। नुमाइश से R10 बस जाती है बिल्कुल CVO के पास, तो R10 में जाता था मैं। तो मैंने 3 बसेस और एक चिंची, ऐसे मैं घर आता था आराम से। सही। तो तुम सब एडिटिंग का बता रहे थे कि तुमने LPS के राइटिंग कमेटी में, तो लिखने का तुम्हें पहले से शौक था या फिर कैसे शौक डेवलप कैसे हुआ? यार लिखने का शौक ऐसे स्टार्ट हुआ कि पहले मैं बोलता था, लाइक क्लास 3 या 4 से मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की। स्पीचेस करता था मैं स्कूल में, और क्लास 5 में मैं ऑल कराची स्पीच कॉम्पिटिशन जीता था। तो तब ये होता था, तब टीचर्स लिख के देते थे स्पीच कि भाई ये स्पीच है, तुम जाके बोल दो। तो बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज में हमारा एक इंट्रा कॉमिक्स होता था, डेक्लेमेशन कंपटीशन। तो उसमें मैंने जब खुद लिखी स्पीच और वो मैं जीता भी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया यार मैं खुद लिख सकता हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं सोच भी अच्छा रहा हूँ, मेरे ख्यालात भी अच्छे हैं। तो मैंने फिर वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट किया लिखना। तो पहले वो बेसिकली था कि शॉर्ट कैप्शन जो आप पिक्चर्स डालते हो नीचे, आपने कुछ लिख दिया, पहले वो था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो भी मैं दिन में सोच रहा हूँ, या मैं कहीं से गुजरा, मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई तो मैंने वो लिख दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर एक स्टोरीज में बदलता गया। फिर ये हुआ कि जब मैं ND में आया, तो ND में जब मैंने पहले बताया कि मैंने NSA ज्वाइन की थी, तो उसमें मैं टीम डॉक्यूमेंटेशन में था। तो कैप्शंस लिखना किसी पिक्चर के, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ये उसका पार्ट था। तो वहाँ से मेरी ये स्किल डेवलप हुई। सही। उसके अलावा रिसेंटली तुम लोगों का भी इवेंट हुआ भारत नौबहार, हाँ, तो उसके बारे में बताओ। और ये क्या इस इवेंट के पीछे की क्या बैक ऑफ द स्टोरी थी, इसके बारे में? यार भारत नौबहार की बैक स्टोरी ये है कि 2019 में सबसे पहले ना ND का एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, उसका नाम था ND लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, 2019 में हुआ था ये। लेकिन वो फ़नी खराबियों की वजह से वो बीच में से पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया बीच में से। लाइक 4 दिन का इवेंट था, सेकंड डे पे वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उस वक्त के बाद से जो भी हमारे पास उसकी बॉडी आती थी ना LPS की, उसके दिमाग में होता था यार हमें वो करना है, हमें वो NLF करना है। 2020 में कोविड आ गया, नहीं कर पाए। 2021 में भी रिस्ट्रिक्शंस थी, ज़्यादातर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, नहीं कर पाए। 2022 में प्रपोज़ल गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। 2023 में वापस प्रपोज़ल गया, उन्होंने बोला कि यार टाइम शॉर्ट है, क्योंकि हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ था जुलाई में और अगस्त में पेपर थे हमारे। सही। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन की जगह आप 1 दिन का इवेंट करो। तो हमने वो सारे अदब किया था 2023 में। वही सारी चीज़ें थी जो हमने बाद नौबहार में की, बस उसको हमने ND के लेवल पे किया। ठीक है, और उसको हमने 1 डे इवेंट किया। उसमें एक पैनल टॉक थी, वो हमजा इब्राहिम आया था, हमजा इब्राहिम। एक पैनल टॉक थी, बाकी कॉम्पिटिशन्स वही सारे थे सिवाय बैतबाजी के। बैतबाजी की जगह हमने एलोकेशन की थी। सही। तो उसके बाद जब हम इस साल गए प्रपोज़ल लेके, इस बार भी हमने तकरीबन कोई 5 से 6 महीने पहले इसकी वर्किंग स्टार्ट की थी। लाइक व्हाट आई रिमेंबर इज़, हमने हमारे जब ये टेनर स्टार्ट हुआ था ना, मैंने और मेरा जो प्रेसिडेंट मैं भी जब था, तो हमारी ये था कि यार मैं, मेरा प्रेसिडेंट, हम लोग इस इवेंट पे काम करेंगे। बाकी जो पीछे की बॉडी है वो बाकी जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे एक जाविया होता है, उस पे काम करेंगे। फेसबुक पे जो भी पोस्टिंग हो रही है, उस थिएटर्स हो रहे हैं, वो उस पे तो उनका ध्यान वहाँ पे, हमारा पूरा मेन फोकस था बाद नौबहार पे।
हमने उसका प्रपोज़ल बनाया, प्रॉपर वर्किंग की रमज़ान से पहले। रमज़ान में हम हर दिन जाते थे प्रपोज़ल लेके कि सर ये प्रपोज़ल है, सर ये आप एक्सेप्ट कर दें, सर प्लीज़ अप्रूव कर दें। फिर हम स्पॉन्सरशिप पे जाएं, वो जाके अप्रूव हुआ। फिर हम स्पॉन्सर्स के पास हम तकरीबन 3-4 महीने गए हैं। उसके बाद जाके हमारी डेट्स भी हिली। पहले कोई और डेट थी, स्पॉन्सर को हमने ये वाली डेट बताई, स्पॉन्सर मान गया। उसके बाद हमने कहा कि सर ये डेट तो चेंज हो गई। इसने कहा नहीं अब तो हम पैसे नहीं देंगे। फिर नए स्पॉन्सर के पास गए, बहुत सारे मसले हुए। फिर ये हुआ कि गैस लाने, गैस का ज़िम्मा मैंने अपने ऊपर उठाया। मैंने कहा मैं करूँगा। आर्ट्स काउंसिल जाना, मतलब ND में आता था, क्लासेस बंक करता था मैं, 2-3 बंदों को पकड़ता था अपने साथ, टीचर्स के साथ पकड़ता था जो हमारी फैकल्टी हेड होती थी उनको, और ND के जो ऑफिशियल्स को लेके आर्ट्स काउंसिल जा रहा हूँ। आर्ट्स काउंसिल में हमने अहमद शाह साहब के साथ मीटिंग की, शकील साहब के साथ मीटिंग की, कभी उसके साथ आज़िब के साथ मीटिंग कर रहा। आज़िब वो YEP जो अभी उनका नया स्टार्ट हुआ है, यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम, तो उसके हेड के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। कभी मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक, रात के 9-10 बजे हम घर जा रहे हैं आर्ट्स काउंसिल से, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। लेकिन फिर आखिर में एवरीथिंग वर्कड आउट, बहुत अच्छा इवेंट भी हो गया। और दूसरी बात ये थी कि हमें ना सबसे ग्रैंड इवेंट करना था, क्योंकि ये जो टेन्योर था हमारे पास, जब मैंने टेन्योर स्टार्ट किया था तो 2-3 चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी। एक तो ये, और दूसरा ये कि हमें हमारा जो थिएटर है उसको मुझे ND के बाहर लेके जाना है, ताकि हमारे जो ND के थिएटर है उसको ग्रूम हो। कैसे होगा? वो कंपटीशन के थ्रू होगा। तो सबसे पहला कंपटीशन हमारे पास आया था IB वाला, हम उसमें गए, हम जीते। KU वाला हुआ था, उसमें हम हार गए थे। देन वी वेंट टू IB वाला, उसमें हम जीते, एक टिक हो गया। उसके बाद ये था कि जाविया करवाने, वो भी टिक हो गया। उसके बाद ये कि ND में हमें एक पहचान बनानी है LPS की, वो भी टिक हो गया। बस एक लास्ट रहता था, बाद 9 बार, वो भी हो गया। तो वी फिनिश्ड एट द पीक। सही। और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट। हाँ, ND की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द बिगेस्ट है, क्योंकि 3 दिन लगातार 3 दिन के इवेंट होते हैं ND में। LPS वो NSA करवाती है, TNF करवाती है, लेकिन वो सिर्फ NDians के लिए होता है। और वो ये होता है कि जैसे वो NSA जो करवाती है, ओलंपियाड करवाती है, तो उसमें गेम्स वही 4 से 5 गेम्स हैं, ठीक है। एक दिन होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन फाइनल होगा, एक ही चीज़ हो रही है ना, मोनोटोनस है। सेम गोज़ फॉर TNF, उनका एडवेंचर एक्स होता है, एक ही गेम्स हैं, पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, मोनोटोनस है। हमारा ये था कि पहले दिन अलग पैनल टॉक, अलग कॉम्पिटिशन्स, दूसरे दिन अलग पैनल टॉक, अलग कॉम्पिटिशन, अलग सोशल। पहले दिन हमारा वो था दास्तान गोई था, दूसरे दिन हमारा एक ग्रैंड थिएटर था, 1 घंटा 30 मिनट का पूरा थिएटर था वो, रामलीला। और तीसरे दिन हमारी कव्वाली। एक मोनोटोनस थीम नहीं थी हमारी, तो उसको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था। सही। तो जैसे एक इवेंट करवाना वैसे ही बहुत मुश्किल है, और 3 दिन वाला इवेंट, तो इसमें मैंने अपनी जो नई बॉडी आई है, मैंने कहा भाई एक काम करो, ये जो इवेंट हुआ है ना, इसको ओलंपिक्स की तरह 4 साल में एक बार करवाओ। सही। तो इफ़ आई आस्क यू कि भाई देखो, तुमने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया एंड यू आर ना, तुम ग्रेजुएट हो गए, सही। तो इफ़ आई आस्क यू कि भाई व्हाट वाज द लर्निंग्स फ्रॉम बाद नौबहार, और इसी तरीके के जो इवेंट तुम जाविया करवाते हो, या फिर व्हाट वाज योर लर्निंग्स जो तुम शेयर करना चाहते हो, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, इस पूरे इवेंट का एक्सपीरियंस क्या था? यार मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे लोगों से बात करना आई, ठीक है। मैं खुद को इंट्रोवर्ट कहता हूँ, हालांकि कुछ लोग कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है लोगों से बात करते हुए, नए लोगों से बात करते हुए। और यहाँ पर ऐसे लोग जो टीवी पे आते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मज़हर अब्बास हो गए, ठीक है, वसुल्ला खान साहब तो आई नहीं, वो रात सो गए, ठीक है, सिद्रा इकबाल हो गई, मिस्टर पाकी हो गया, ठीक है, शोएब अरशद साहब ने बहुत मदद की हमारी, है उनका फुल फोरम है यहाँ पे हैबिट में, वो ऐसे ही वो करवाते हैं ऐसे इवेंट्स, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की शोएब साहब ने। तो मुझे लोगों से बात करना है, कन्वर्सेशन, प्रोफेशनल कन्वर्सेशन। मैं तो टेक्स्ट कर रहा होता ना, हाँ ब्रो कहाँ पर हो यार, सीन हो गया, वहाँ पे उनको प्रॉपर लेटर हेड बना के थैंक यू सर, वी विल लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, ठीक है, तो वो प्रॉपर बात करना। दूसरा ये कि आप समझते हो कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, वो सामने वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन जब आप ऐसे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो भी आपसे एज एन अथॉरिटी बात कर रहे होते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉर्पोरेट कल्चर में भी मतलब
मैं कुछ कर सकता हूँ। ये बताया आप मीटिंग कर सकते हो, आप लोगों से मतलब बात कर आपको सकते हो। इस इवेंट से ये कॉन्फिडेंस मिल गया कॉन्फिडेंस मिल गया कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं ये इवेंट कर। Exactly. उसके अलावा यू हैव डन इंटर्नशिप करी थी रफ्तार पे। रफ्तार वाज अ जॉब। रफ्तार वाज अ प्रॉपर जॉब। रफ्तार वाज अ प्रॉपर जॉब। रफ्तार का ये सीन था कि रफ्तार मेरी एक जानने वाली काम करती थी। हम लोग गए थे पार्क टूर पे, स्कर्दू गया था मैं, स्कर्दू हुंजा। तो जैसे हम लोग जब बात कर रहे थे ना, हम लोग ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे, मेरा पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो है या जो पॉलिटिकल थिंकिंग है जो यहाँ मैं सोचता हूँ, तो वो मैंने चिल्लास से लेके हुंजा तक उसको मैंने पूरा बताया, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन बहुत नए नए हुए थे। ठीक है, उसको मैंने पूरा समझाया कि भाई इलेक्टोरल बॉडीज़ ये होती हैं, ये वो प्रॉपर। तो उसने कहा कि मैं रफ्तार में काम कर रही हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, तो अभी रफ्तार की ओपनिंग आई है, व्हाई डोंट यू अप्लाई। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे दिखाओ, मैं अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने वहाँ पे अप्लाई कर लिया और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे आ गई। अच्छा, वो जो बात हो रही थी ना कि उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा मोबाइल साइलेंट ही नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि मेरा मोबाइल साइलेंट ही होता है। उसकी एक स्टोरी ऐसी है कि मैं रमज़ान की बात है, सहरी करके मैं सो गया। मैं उठा हूँ ज़ोहर की नमाज़ के बाद, मैंने मोबाइल देखा तो किसी की मिस कॉल थी। मैंने कहा होगा कोई बंदा। शाम में मेरी दोस्त का मैसेज आता है मुझे, तो मुझे कहने लगी यार करम, HR ने तुम्हें कॉल की थी, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई। मैंने कहा अच्छा वो कॉल HR की थी। तो उसने कहा कि हाँ भाई HR की कॉल थी, जॉब चाहिए नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो उसने कहा भाई कॉल उठाओ। मैंने कहा तो कब कॉल करेंगे। कल कॉल कर लेंगे वो। मैंने कहा ठीक है। कल मैं सुबह सहरी के बाद सोया ही नहीं। मैंने कहा कभी भी कॉल आ सकती है। मोबाइल देख रहा हूँ मैं, कॉल आई, कॉल आ गई। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा हाँ भाई, कहना आपने कल कॉल नहीं उठाई थी। सॉरी वो मैं बाहर था और मेरा मोबाइल घर पे था तो मैं बाहर लेके जाने ज़्यादा नहीं है मोबाइल। ठीक है हो गया। तो वो वाला सीन था। तो रफ्तार वाला बेसिकली मैं एक जॉब थी। सही। तो व्हाट वाज योर रोल? मेरा रोल ये था कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, जो भी उनकी रील्स आती हैं तो रील्स में बनाता था। सही। रील्स बनाते थे और एडिट वगैरह? हाँ, रील्स बनाना, लिखना, वो जो पूरा कंटेंट होता है वो, और उसको एडिट करना, वो सब मेरा काम था। मतलब अगर रील आती है उसका कंटेंट भी तुम्हें लिखते हैं? कंटेंट भी मैंने ही लिखना है। मतलब कोई टॉपिक आया ना, अच्छा वो सर्च मुझे करना है टॉपिक, लाइक मैं आज किस पे रील बनाना चाहूँगा। आज मैं सुबह गया, मैंने कॉफ़ी मंगवाई, मैंने कहा आज मैं किस पे रील बनाऊँगा, अच्छा हो रहा है मुल्क में। अच्छा, इतना क्रिएटिव फ्रीडम था क्या? हाँ, इतना क्रिएटिव फ्रीडम था। बस ये था कि जब आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी आपको वो अप्रूव करवानी होती थी। सही। मतलब अगर मेरे पास एक आइडिया है कि यार करंट अफेयर्स में ये चीज़ चल रही है, मैंने वो आइडिया पे स्क्रिप्ट लिखी, देन मैं स्क्रिप्ट अप्रूव करवानी और उसके ऊपर मैं रील बनवा सकता हूँ। उसके ऊपर रील बनवाओ जाओ। सही है। क्योंकि अच्छा, इसी से कनेक्टेड मुझे ये बताओ कि रफ्तार के एक्सपीरियंस के बारे में मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि हम देखते हैं रफ्तार बहुत वो हुआ, क्या कहते हैं, एकदम बूम आया रफ्तार का इलेक्शंस के बाद बूम आया। एक तो उनका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो तुम लोग बना रहे थे कि भाई करंट अफेयर्स पे तुमने कोई टॉपिक उठाया शॉर्ट, दूसरा उनकी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की वजह से उनका जो नीश है वो डॉक्यूमेंट्री है। तो क्योंकि वो कह रहे थे कि जो उनके बॉस हैं रफ्तार के, उनका ये विजन था कि लॉन्ग टर्म तो मेरा चल रहा है, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट तो चल रहा है, शॉर्ट फॉर्मेट जो है उस पर भी यहाँ पे हमें आना पड़ेगा। और इस वजह से उनका जो इंस्टाग्राम वाला है जो आप देखते हैं वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तो शॉर्ट फॉर्म मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे रफ्तार वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल जो हम मीडिया हाउसेस देखते हैं, एक नई चीज़ लाए थे। तो इस इन्वायरमेंट में एक तो तुमने बता दिया कि भाई क्रिएटिव फ्रीडम था मुझे, तो रफ्तार वॉट के एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताओ कि जितना तुमने काम किया रफ्तार में उससे तुमने क्या सीखा। एक तो जर्नलिज्म, क्योंकि तुम एक तो सिविल इंजीनियरिंग वाली साइड पे, मुझे ये भी चीज़ कनेक्ट करो कि तुम एक तो जर्नलिज्म वाली साइड पे भी तुम्हारा इंटरेस्ट था, तो फिर ये रफ्तार का एक्सपीरियंस कैसा लगा तुम्हें एज अ, तुम नए गए और तुम्हारी पहली मीडिया की जॉब? मेरी पहली मीडिया की जॉब। हाँ, तो फिर इसके एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताओ यार। मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है, मैंने एडिटोरियल्स लिखे हैं और आपका ओपिनियंस जो आते हैं वो लिखे हैं, लेकिन कभी मैंने मीडिया हाउस देखा नहीं है, ना ही मेरा एक एक्सपीरियंस था मीडिया हाउस का। तो जब मैं रफ्तार में गया, मेरा एक्सपीरियंस था एक कि बेसिकली जब न्यूज़ आती है उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है एक न्यूज़ आउटलेट में। न्यूज़ आ गई, अब होता क्या है, वो आगे जाएगी कैसे, उस पर तबसरा क्या क्या होता है, ठीक है, क्या चीज़ मैं बोल सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे बात की थी ना कि जर्नलिज्म एथिक्स, वो मैंने वहाँ सीखे। सही। नॉट एवरीथिंग इज़ ऑन कैमरा, आप बोल सकते हो, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको छुपानी होती हैं, विच इज़
True. which is media literacy में हमें हाँ, आपको सिखाते हैं वो, तो मैंने वहाँ जाके सीखा। सही। तो रफ्तार में कितना काम किया तुमने? रफ्तार या सीन ये था कि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सिविल इंजीनियरिंग है। मेरे वालिद साहब सिविल इंजीनियरिंग, मेरे दादा सिविल इंजीनियर थे। मेरे दादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मेरे नाना सिविल इंजीनियर थे, ठीक है। तो मेरे अब्बू के लिए प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था कि यार तुमने तो अपनी 4 साल की फील्ड छोड़ दी। तो मैंने उनको बोला यार मैंने फील्ड छोड़ी नहीं है, दिस इज़ समथिंग आई लाइक एंड आई एम डूइंग इट, लाइक आई एम अर्निंग। तो उनका ये था कि यार नहीं, अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो फिर तुम इस जॉब को छोड़ दो। मैंने कहा यार, मैंने फिर वो किया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने कहा यार घर पे रहना है, खाना खाना है, तो फिर तो मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो आई लेफ्ट इट, लेकिन बहुत दुखी दिल के साथ, भारी दिल के साथ, क्योंकि इवन एनडी में आई वॉज गेटिंग रिकग्नाइज है रफ्तार गाय, ये रफ्तार वाला बंद है, रफ्तार गाय। मैं एक बार DMS देखा है, DMS से वापस जा रहा हूँ मैं, और DMS के साइड पे वो है ATM है, तो 2 लोग ATM की लाइन में खड़े हुए थे। तो मैं गया सामने, तो पीछे बंदा कह रहा है अबे ये तो वही ना रफ्तार पे काम करता है। उसने कहा हाँ ये वही है। अच्छा तो जानते हो उसको? हाँ मेरा दोस्त है ये। तो मैंने कहा यार आई वॉज गेटिंग रिकग्नाइज्ड। दूसरा ये कि कुछ रील्स मेरी बहुत अच्छी चली थी, क्योंकि वो अच्छा रफ्तार मुझसे पहले दे यूज्ड टू बी जस्ट के एक न्यूज़ आई और उन्होंने न्यूज़ बता दी, देयर वाज नथिंग क्रिएटिव इन दैट। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं उसमें स्किट्स लाया, सटायर लाया, ह्यूमर लाया, तो वो एक नई चीज़ थी। और जो जिनसे मैं स्क्रिप्ट अप्रूव करवाता था, लाइक मेरे जाने के 3 दिन बाद उन्होंने भी छोड़ दिया। तो लास्ट थिंग व्हाट शी सेड टू मी के करम, अच्छा वो जो है वो पहले समा में काम करती थी, लाइक रफ्तार के ऑफिस में प्रॉब्ली बहुत सारे लोग समा में काम करते हैं, तो वो हाँ तो वो वहाँ से यहाँ आए, क्योंकि उनका ये था कि मीडिया आउटलेट जो है अब वो वैसा नहीं रहा, सही अब डिजिटल मीडिया पे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी थिंकिंग है ये, क्योंकि ये इंडिया में तो होता आया था पहले, पाकिस्तान में अब आ रहा है ये। तो उन्होंने मुझे बोला करम तो पता है मैंने तुमसे ना 2 चीज़ें सीखी हैं, एक लिखना और दूसरा ये कि सटायर और ह्यूमर क्या होता है, वो मैंने तुमसे सीखा। तुमने अपने सटायर वाले एस्पेक्ट को न्यूज़ से कनेक्ट कर हाँ न्यूज़ से कनेक्ट कर दिया मैंने। सही। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू? ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब बेस्ट टाइम था ज़िंदगी का था। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने ग्रेजुएशन कर लिए, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, अभी तुम क्या कर रहे हो? यार अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके, जैसे FCPS के होते हैं, FCPS तो डॉक्टर का होता है, FPSC सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो FCPS कर रहे होते हैं, तो मैं FPSC और FCPS में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो FPSC के हो गए आपके जो भी आते हैं IB, FBI बोलना FBR सॉरी FBR, ठीक है, और PMS जो प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, ये एग्ज़ाम्स इनकी तैयारी, CSS हो गया, तो इनकी तैयारी कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं। और तो CSS करना क्यों? यार इसकी बहुत एक अच्छी स्टोरी है मेरे पास। वो दरअसल ये कि 2 साल मैंने सखर में गुजारे, 9 मैट्रिक। अब एक बार क्या हुआ कि मुहर्रम का टाइम था, तो जो जहाँ मैं रहता ना, जिस अपार्टमेंट में, उसके आगे जाकर ना सखर का कदीमी इमाम बारगाह है, और वहाँ पे 5 मुहर्रम का जुलूस होता है। तो वो पूरा रोड जैसे जौहर का बंद होता है 13-12 की रात को, वो पूरा बंद होता है। तो मैं पहली बार सखर में था, मतलब उस वाले एरिया में। तो वैन वाले ने दूसरा रूट इख्तियार किया। जो दूसरा रूट उसने इख्तियार किया ना, वहाँ पे था DC ऑफिस। वो मैं मतलब देखे जा रहा हूँ, मतलब ये DC ऑफिस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लाइक हाँ मतलब उसके अंदर उसका घर भी था, ऑफिस से सारे, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो चलता जा रहा है। तो मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि आई वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड इन माई स्कूल एज वेल, और ख़ानदान में तो सब कहते थे यार करम जो है ना वो बड़ा आदमी बनेगा, करम इंजीनियर बनेगा। तो और बच्चों के लिए बहुत वो बना हो तो इनके लोग एग्जाम्पल देते होंगे। हाँ तो वो मैं आई एम कज़न करते थे कि यार कज़न, हाँ हेट करते थे बिल्कुल करते थे। अभी भी बोलते हैं कि खैर अभी उनको पता है कि आई एम नॉट लाइक दैट।
तो वो था। तो मेरे दिमाग में सोचने लगा यार मुझे लोग कहते हैं कि तुम बड़े आदमी बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये सारा काम करोगे। इस बंदे ने क्या किया है कि इसको इतना बड़ा घर मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है। लाइक मैं सोचता था कि जैसे इंजीनियर बना इंजीनियरिंग करके, ठीक है, MBBS बंदे ने किया, डॉक्टर बना, ठीक है, LLB जो भी उसका होता है लॉ का, LLB किया तो लॉयर बन गया। DC बनने के लिए क्या करते हैं बंदा? मैं घर गया, मैंने सर्च किया हाउ टू बिकम DC इन पाकिस्तान। तो उन्होंने आया कि भाई CSS, आप CSS पास करो, ये कमीशन का एग्ज़ाम होता है। तो अगले दिन मैं गया, जैसे यहाँ पे उर्दू बाज़ार है वहाँ पर नीम की चाड़ी है के सखर में, वहाँ पे गया मैंने उसको बोला कि यार मुझे ना CSS के लिए किताब चाहिए। मैं छोटा सा बच्चा था, इतना सा। कौन सी क्लास की बात? मैं क्लास 9 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसने बोला कि CSS में मतलब क्या करंट अफेयर्स के चाहिए? मैंने कहा मुझे ना वो चाहिए जिसमें मुझे सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो उसने मुझे MCQs वाली बुक दी, CSS की 2017 के MCQs थे उसमें, और मैंने वो इतनी मोटी बुक मैंने ख़त्म कर दी एक ही साल में। लाइक उस वक्त के जितने MCQs थे ना मैंने सारे ख़त्म कर दिए। तो नॉलेज आती गई, ठीक है। जब नॉलेज आती गई तो आप होता है कि आप और ज़्यादा पढ़ते हो, और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। तब वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ ये किताबें पढ़ना, करंट अफेयर्स की, पॉलिटिकल अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की किताबें पढ़ना। वहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से मैंने ये डॉक्यूमेंट्रीज देखना स्टार्ट की, दुनिया की जितनी हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री बेसिकली। वो तो मैं वो बंदा जो पार्टीज़ में जाके आपको फैक्ट्स बताते, तुम्हें पता है ये इसका ऐसा है, तुम्हें पता है ये ऐसा है, वो वाली फैक्ट्स बताने लगा मैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ क्या, मतलब आपको इतना आता है तो यू शुड गिव इट ट्राई। हाँ, गिव इट ट्राई। तो फिर ऐसे मैंने कुछ क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, वो भी जीता भी। मैंने कहा इतनी इन्फॉर्मेशन है तो बंदा कर, चलो एक बार ट्राई करेंगे। तो वहाँ से था एक। सही। तो अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज करते हैं कि 2024 चल रहा है, सही है, करम का एडमिशन हो जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। करम इज द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सही है। नाउ ग्रेजुएटेड जो करम हो चुका है, उस कैमरा है फॉर एग्जांपल, आप उसको क्या आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि भाई देख फर्स्ट ईयर में आ तो गया है, लेकिन अब ये करना है क्या है, 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको अगर आप एक एडवाइस, बिल्कुल रॉ एक जेन्युइन एडवाइस फर्स्ट ईयर के करम को क्या देंगे? यार फर्स्ट ईयर करम को मैं ये एडवाइस दूंगा कि उसने सारी चीज़ें सही की हैं, जिसने जो स्टेप्स लिए उसने सारे स्टेप्स सही लिए, लेकिन वो घबरा बहुत ज़्यादा जल्दी जाता था। एक घबराया हुआ करम था फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर करम। मैं उसको बोलूँगा कि भाई तुम घबराओ नहीं, कोई चीज़ गलत हो रही है ना, होने दो, गलती से बंदा तुम सीखोगे। तो बस ये वाला पैटर्न जो है ना कि सीखो, गलती की वजह से ना डिप्रेशन में ना चले जाओ, ठीक है, ओवर थिंकिंग ना करो। क्योंकि 2022 एक वो टाइम था कि मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, लाइक एकेडमिक्स बहुत बुरे जा रहे हैं मेरे एकेडमिक्स। ये सेकंड थर्ड ईयर में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ये सेकंड थर्ड ईयर में डाउन, तो मतलब उससे रिकवर होने में मुझे 1 साल लगा। मतलब मेरा फाइनल ईयर उसमें जाके मैं रिकवर हुआ हूँ। थर्ड ईयर मेरा सेकंड ईयर की वजह से बर्बाद हो गया, एकेडमिक्स वाइज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार आप गिर गए हो तो आप उठो, आप गिरे नहीं रहो, बस यही कहूँगा मैं उसको। सही है, इट इज़ अ गुड मैसेज कि आपने अपनी गलती से सीखना है। सही, वो एक्सपीरियंस कर लिया आपने, सीख लिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ठीक है, आपकी GPA 2.65 आ गई, अगली बार आप उससे ज़्यादा लेकर आओ। अगर आपने पूरे 6 महीने, अगले के 6 महीने आपने ये सोचा कि हाँ मेरी GPA 2.65 क्यों आई है, तो अगली GPA आपकी 2.75 आ गई। तो आपने ग्रो नहीं किया। तो मेरा मतलब क्योंकि बेसिकली सीन ये था कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट GPA 2.65 इन माई सेकेंड ईयर। तो जब वो आई ना मुझे बहुत शौक लगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम वैसे हुए नहीं थे। तो मैं सोच रहा था मैंने कहाँ गलती की। और वो उस 6 महीने में ना, अच्छा ये भी था कि करम वॉज अ पॉपुलर गाय। तो लोग आके पूछते थे करम तुम्हारी GPA 2.65 आई है, तो मैं नहीं मेरी नहीं आई। तो वो वाला था प्रेशर, उसको ओवरकम करते बहुत टाइम हो गया। सही। तब तक बंदा ढीठ बन गया। मैंने कहा अब क्या ही होगा, जब मैंने सोचा नहीं है कि अब क्या ही होगा तब ज़्यादा अच्छा हुआ। सही है, आपने सोच लिया व्हाट्स द वर्स्ट। हाँ सही। इट इज़ अ गुड एडवाइस कि भाई आपने अपनी गलती से सीखना है, गलती को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बस
बाकी ज़िंदगी कामयाबी आपके पीछे भागेगी। मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। मस्ती रुकनी चाहिए। मस्ती तो 4 साल फर्स्ट ईयर वाले कर्म ने ना फर्स्ट ईयर में रोकी, ना सेकंड ईयर में, ना थर्ड ईयर में, ना फोर्थ ईयर में। मस्ती तो रोकी भी नहीं। सही है सर, थैंक यू सो मच कमिंग टू दी पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात आपने मुझे तब कांटेक्ट किया था जब मेरे बाल थे फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे बाल चले गए। अच्छा, अब मैं आया हूँ। पता है क्या, ये मैं बताता हूँ। मैंने कांटेक्ट किया, सही है। हाँ। अब मैंने स्टोरी देखी, उस स्टोरी पे ना आपके दोस्त लेके जा रहे हैं, आप व्हील चेयर पे बैठे हैं, हाँ। आपके पट्टी बनी हुई। इमाम मैंने बोला यार कोई थिएटर प्ले होगा इनका, ये ऐसे ही वो कर रहे हैं, उसका रिहर्सल कर रहे होंगे। मैंने उसको लाइटली लिया। फिर मैंने आपको रिमाइंड मैसेज किया, यार करम भाई मीटिंग करनी थी। हाँ, आपने बोला, मैं यार मेरा पता है accident- मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, मेरी टांग ऐसे थी, मैं बेड पे लेटा हुआ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ। अरे भाई इसके साथ तो मुझे मीटिंग करनी थी। तो ऐसा ही था आपका, जब मेरे पे मैसेज आया, मतलब अच्छा आपका एक्सीडेंट वाकई हो गया। मैं समझा आप वो थिएटर प्ले की वो चल रही, एक्टिंग चल रही। हाँ, तो उस वीक हमें मीटिंग करनी थी ना। उस वजह से शायद डिले हो गया था। हाँ, वो एक वीक डिले हो गया था। क्योंकि उसके बाद मैंने कहा था एग्जाम्स के बाद मैंने कहा था एग्जाम्स की बात करते हैं फिर। सही है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपके साथ भी बहुत बात करके मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व मौलाना बरकातहू। तारिक जमील, माफ कर दो। हम तेरी मोहब्बत हम तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार। ये ब्लूपर्स में रहेगा।